एवरीवन, जैसा कि हम लोग पिछला हमारा जो क्लास था उसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू द डाइपोल। तो ये जो पार्ट है इसमें हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब हमने एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली है डाइपोल की वजह से। अब हमारा सेकेंड पार्ट है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो चलिए इसको करते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि इसका डायग्राम बनाएंगे जिसको FBD फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। अब देखो क्या करना है, सेम प्रोसेस सेम कंडीशन, दिस इज द माइनस चार्ज, क्लियर, और ये हमारा कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो कल यही बताया था डाइपोल हमेशा दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच लगेंगे, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो सेम प्रोसेस के साथ हमने सेंटर डिस्टेंस लिया और यहाँ पे क्या किया, ये 12 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, अब हमें इसके बीच डाइपोल एक्ट करना है। तो बताया था डाइपोल हमेशा कहाँ एक्ट करेगा, इनकी सेंटर डिस्टेंस पे एक्ट करेगा। तो सपोज दैट मान लीजिए आपका जो डाइपोल है वो कहीं यहाँ पे एक्ट कर रहा है और डाइपोल का डायरेक्शन मैंने बताया था निगेटिव टू पॉजिटिव हमेशा होगा। और अगर टोटल डिस्टेंस बेटा 12 है तो जो यहाँ से होगा यहाँ तक वो कितना हो जाएगा, L, और यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा, तभी तो मिड पॉइंट पे लगेगा। ठीक, लेकिन इस बार हमें एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट करनी है, इस बार हमें इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब इन दोनों की बराबर डिस्टेंस, वो भी ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका इक्वेटोरियल पे बनाएगा। तो ये हमने एक 90 डिग्री बना लिया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। जिस पॉइंट को हमने उसमें भी नाम P रखा था तो इसमें भी P कर दिया। ठीक, अब एक चीज समझो, इस P से यहां तक की जो डिस्टेंस है, दूसरे मार्कर से यूज करके देखते हैं कि जो P से यहां तक की डिस्टेंस बेटा है डाइपोल से P पॉइंट, जहां तक हमें मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, वो मैंने R कंसीडर किया। क्लियर, अब क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेना है बेसिकली इसमें। तो ये तो मुझे पता चल गया ये 90 डिग्री होगा। क्लियर, अब ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जाएंगी, मतलब पॉइंट की साइड। तो ये पॉइंट से दूरी तो जाएंगी, मैंने बताया था भाई थीटा इज द एंगल। यहाँ पे आप थीटा एंगल बना लेना, क्योंकि देखो डायग्राम अच्छा बनाना है, मार्क्स उस डायग्राम पे भी फिजिक्स में मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी है, E1 है। ठीक है, अब ये देखिए कैसा चार्ज है, निगेटिव। तो अब बताइए मैंने कल क्या बताया था, जब निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट की, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना उधर नहीं जाएगी, उसकी साइड से चार्ज की साइड आएगी। मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, मतलब E1 उधर है तो ये E2 इधर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये भी थीटा हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऊपर की साइड बढ़ाएंगे तो ये हमारा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, इस टाइप से हमने एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। क्या ड्रॉ कर दिया है, एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहाँ पे ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो गया। ठीक है, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब आप सबने क्लास में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्लास 11 में पढ़ा था कि वेक्टर को रिजोल्व करना। तो यहाँ पे बेसिक चीज मैं बता दे रहा हूं बस आपको कि जहां से थीटा होता है, जैसे मान लो ये F है, तो मैं अगर ये जहां से थीटा बेस बना रहा होता है वो यहाँ पे कॉस होता है, बस इतना, मतलब जो यहाँ उसका उसके साथ F इंटू कॉस लिखना, बचा वाला क्या होता है, F साइन थीटा होता है। ये कंडीशन याद रखो, मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में जहां से बेस से थीटा बनाएगा वो कॉस, और जो बचा वाला वो क्या हो जाएगा, वो साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर, तो यही मैंने यहाँ पे किया है, इसको हमने साइन थीटा में लिख दिया है। अब देखो क्या करना है आपको, बेसिकली यहां वाला अब रिजॉल्व कर रहे हैं हम वेक्टर को। तो बेटा अभी बताया इधर वाला, तो इधर हो जाएगा E1 कॉस थीटा, और ये वाला भी इधर ही जाएगा तो ये भी E2 कॉस थीटा। क्लियर हुआ यहां तक। और इधर वाला देखो हमने क्या कहा था, जो जो बेस से बना रहा वो कॉस हो जाएगा, जो बचा वाला तो इधर हो जाएगा E1
साइन थीटा, और ऐसे ये वाला इधर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा E2 साइन थीटा। तो ये हमने रिजॉल्व कर लिया इस वेक्टर डायग्राम को। अच्छा ठीक है, ये यहां से आ रहा है, इतना L है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखो क्या करना है। ये थीटा थीटा रिजॉल्व किया, समझ में आया, क्योंकि देखो हमने अभी बताया था जहां से बेस बनाएगा उधर कॉस लिखना है, मतलब जहां थीटा बेस बना तो E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा। अब एक चीज देखो, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल। तो चलिए हम लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके पहले हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी इस 4 से लेकर इस P पॉइंट तक की। तो हम एक बार क्या करते हैं, इस पॉइंट को एक मिनट के लिए नाम M लिख देते हैं, तो कंसी, और इसको नाम लिख देते हैं N। तो कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, PMN। तो PMN हमने ट्रायंगल कंसीडर किया, और सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ये आपका क्या है बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। क्योंकि हमें ये पता करनी होगी कितनी होगी, तभी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा कंसीडर ट्रायंगल PMN, जब आपने PMN ट्रायंगल लिया तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब हमें ये नहीं पता, तो Pn का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, Pn का स्क्वायर इज इक्वल टू Pm का स्क्वायर और प्लस का Nm का स्क्वायर। क्लियर। अब बेटा देखो Pm की वैल्यू कितनी है, P से M कितना है, R है, तो यहाँ पे R का स्क्वायर कर लोगे, प्लस Nm कितना दिया है, Nm L है, तो L का स्क्वायर कर लोगे। तो यहाँ से जो Pn की वैल्यू आएगी, Pn की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी। मतलब जो ये आया है ये Pn, वो आपका हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका, वो इसको याद रखना है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो सिमिलरली इधर वाला भी जो हमारा P और इसको भी होगा वो भी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ये मतलब डिस्टेंस याद रखना, मतलब क्या है कि मुझे ये डिस्टेंस तो चाहिए होगी ना, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो हमने ये डिस्टेंस निकाल ली, इधर की जितनी होगी उधर भी तो उतनी रहेगी, क्योंकि उसके लिए भी ये R है और L तो सेम रहेगा, तो ट्रायंगल सेम है तो डिस्टेंस भी सेम। तो ये तो हमने निकाल ली डिस्टेंस। अब हमारा मेन मोटिव है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। ठीक है, तो लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मतलब इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा एक चीज देखो, अगर मैं आपसे कहूंगा E नेट, तो आप लिखोगे E1 प्लस E2। ठीक है, बट ई नेट E1 की वैल्यू क्या है, E1 cos थीटा, प्लस E2 की वैल्यू क्या है, E2 cos थीटा। ठीक है, क्लियर। लेकिन बेटा एक चीज आप देखो जरा, अगर मैं आपसे ये बोलूंगा, यहां से मैं एक बात ये बोलूंगा, अभी आपको वो भी कंफर्म हो जाएगा, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E। क्लियर। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E होगा, वो अभी कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा जब ये वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, E1 की प्लेस पे E पुट कर दिया cos थीटा, प्लस E2 की प्लेस पे E पुट कर दिया cos थीटा, तो ये हो जाएगा E नेट इज इक्वल टू 2E cos थीटा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब सुनो, अब आप लोग कुछ ही लोग कहोगे कि सर आपने इस वाली E1 cos थीटा E2 cos थीटा लिख लिया, बट E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा क्यों नहीं लिखा। तो बेटा आप एक चीज समझते हो कि ये E1 cos sin थीटा प्लस की वैल्यू होती है और E2 sin थीटा निगेटिव वैल्यू होती है। अभी मैंने कहा E1 और E2 दोनों सेम है, मतलब E1 की वैल्यू भी E है और E2 की वैल्यू भी E है, तो इस केस में ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। तो ड्यू टू द मिरर इमेज E1 and E2, मतलब E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे कि ड्यू टू मिरर इमेज E1 sin थीटा and E2 sin theta
विल बी कैंसिल। क्लियर, मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, तो इसीलिए हमने इनको लिखा। अब आप कहोगे सर E की वैल्यू E1 और E2 की वैल्यू सेम कैसे हो गए। अब अच्छा देखो, हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जैसे उसमें कैलकुलेट किया था सेम वैसे यहाँ पे। तो जैसे हमने उसमें आप लोगों को बताया था कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला होता है एक E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ये होता है। यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए मान लीजिए इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी E1, तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना चार्ज है अभी यहाँ पे Q, तो Q लग दीजिए अपॉन बेटा डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, और वहां आर, तो यहां आप लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लगा दिया क्योंकि देखो डिस्टेंस का स्क्वायर इसलिए स्क्वायर कर दिया। तो यहां से जो E1 की बेटा वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही तो आएगी। ठीक है, अब दूसरी बात देख लो, ये तो E1 आ गया। अब ऐसे हम एक आपको ये दिखा रहे हैं कि इसकी वैल्यू सेम कैसे है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये प्लस के चार्ज से हो गया, माइनस Q चार्ज से निकाल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q चार्ज से कितनी होगी। तो बेटा सेम फॉर्मूला E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज माइनस, कल बताया था माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस रिप्रेजेंट करेगा आपका डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने बेटा यहाँ पे Q लिखना है अपॉन, अच्छा यहाँ पे भी डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब देखो चार्ज से लेकर के जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस लिखी जाती है, यहाँ पे देखो हमने वही लिखी है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से E2 कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा एक बात देखो, E1 भी उतना आया, E2 भी तो उतना ही आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे किया था कि ये। अब एक चीज देखो, पुट द वैल्यू ऑफ E1 और E2 इन इक्वेशन 1, क्योंकि देखो E1 E2 सेम ही तो है, तो इसलिए कोई भी वैल्यू आप यहां पे पुट कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, पुट, यहां लिख देते हैं, ये ऊपर यहाँ पे नोट कर लेना आप लोग। ठीक, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है बेटा, ये वाली कोई भी वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो पुट E1 और E2 इन इक्वेशन 1। तो जब आप 1 इक्वेशन में वैल्यूज पुट करोगे तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू, सॉरी E नेट इज इक्वल टू, E नेट इज इक्वल टू 2 इंटू ई की वैल्यू क्या है देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, फिर क्या है Q है अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, ये तो हमारी E की वैल्यू आ गई ना, इस प्लेस पे हमने ये वैल्यू उठा के रख दी। फिर क्या है कॉस थीटा है। अब बेटा देखो, अब हमें कॉस थीटा चाहिए, तो हम कॉस थीटा के लिए ये ट्रायंगल लेंगे एक बार। तो यहां से देखो E नेट इज इक्वल टू जो होगा E नेट, लेकिन ये E इक्वेटोरियल लिखा है तो E क्यू लिख सकते हो आप, E इक्वेटोरियल तो E क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, अब एक चीज बेटा देखो, कॉस थीटा है तो आप ये ट्रायंगल लीजिए। कॉस थीटा को बेसिकली हम लोग बेस बाय हाइपोटेन्यूज ही तो पढ़ते हैं, और बेस कितना है बेटा L, और हाइपोटेन्यूज है ये, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, बेस कितना देखो है, बेस यही तो होता है, तो ये L है, क्योंकि देखो थीटा ये है आपका, तो जब थीटा ये है तो बेस ये हुआ,
और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। बेस कितना है एल, तो एल लिख दिया बेटा, और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका नहीं कुछ तो 1 है, ठीक है। अब एक चीज यहां से देखो आप लोग, क्या देखना है, वन थिंग, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा देखो, हमने ये कहा कि यहाँ पे आपने ई इक्वेटोरियल निकाल रहे हो, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL, भाई देखो 2QL, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2। देखो रूट को अगर हम हटाएं तो रूट की वैल्यू 1/2 भी होती है, मतलब रूट को अगर जिसे एक्स पावर ये रूट लिखा है तो मैं इस रूट को अगर हटाना चाहूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ये बेसिक चीज पढ़ते हैं हम लोग, भाई रूट हटता है तो 1/2 आता है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, 1, देखो जब बेस सेम होते तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। भाई देखो बेस यहाँ पे बेटा क्या है सेम है, तो इसलिए आप क्या करोगे 1 + 1/2 लिख लोगे, तो इनको ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वही लिख देंगे। तो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL अपॉन, ये बेटा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। अब एक चीज सब लोगों को पता है, एक चीज सब लोगों को क्या पता है कि जो डाइपोल होता है P बराबर क्या होता है 2QL होता है, मतलब P को हम लोग लिख सकते हैं 2QL, तो जहां 2QL लिखा है वहां पे P पुट कर सकते हैं। तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन, अब बेटा एक चीज देखो, अभी कल बताया था जो ये आर है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दिस आर, मतलब ये यार हमने कहते हैं डाइपोल जो होता है वो हमेशा बहुत छोटी डिस्टेंस पे एक्ट करता है एज कंपेयर, ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है और ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो हमने इसको जीरो की तरफ टेंड कर दिया। तो ये जब हटा दो, बट यहां नहीं रख सकते जीरो, अगर यहां रख दोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो यहां पे रखोगे आर स्क्वायर और प्लस 0 का 3/2। अब बेटा देखो ये 2 से 2 कट जाएगा और यहां से आपका एक फॉर्मूला डिराइव होगा, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन, देखो ये कट गया तो आर क्यूब बचा ना, आर क्यूब। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब हमें जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़े डाइपोल की वजह से, तो ये ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाई आर क्यूब। अब एक कभी कभी बुक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू बेटा होती है वो K लिखते हैं, तो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू KP बाई आर क्यूब भी लिख सकते हैं, तो ये भी बुक्स में लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो समझ में आया, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, आप जरूर इनकी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। और जो भी अगर दूसरी कोई भी वीडियो आप चाहते हैं 12th क्लास की रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट आपको लग रही तो आप कमेंट करें, हम आपको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।